हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और ये अपने जो 30 क्वेश्चन है, सबसे पहले बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के आएंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन हिंदी के, फिर गणित और विज्ञान के, फिर उसके बाद में दोस्तों अपने को पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा अभिप्रेरणा का ब्राह्मण स्वरूप नहीं है? कौन सा अभिप्रेरणा का ब्राह्मण स्वरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आवश्यकताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? आवश्यकताएं। ठीक है, तो इसके स्वरूप कौन कौन से हैं? तो प्रशंसा, पुरस्कार और निंदा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सेकंड नंबर प्रश्न है, हम एक बालक को पिछड़ा बालक कहेंगे यदि, हम एक बालक को पिछड़ा बालक कहेंगे यदि वह एक मंदबुद्धि बालक है, जिसकी बुद्धि सामान्य से कम है, उसको अपन पिछड़ा बालक कहेंगे। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में रखा है? तो दोस्तों कितने वर्गों में रखा है? तो 2 वर्गों में रखा है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। ठीक है, एक आंतरिक और दूसरा ब्राह्मण। ठीक है, 2 वर्गों में रखा है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, समान शैक्षिक अवसर नामक सूक्ति का भारतीय संदर्भ में क्या अभिप्राय है? समान शैक्षिक अवसर नामक सूक्ति का भारतीय संदर्भ में क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका अभिप्राय हो जाएगा सभी बच्चों के लिए शैक्षिक सुलभता के समान व्यवहार। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो इकाई योजना है। तो दोस्तों इकाई योजना है वो क्या है? इकाई योजना दोस्तों पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह है इकाई योजना। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो 6 नंबर प्रश्न है, वे जिनके शैक्षिक दर्शन के मूल में प्रयोजनवाद है, वे जिनके शैक्षिक दर्शन के मूल में प्रयोजनवाद है, तो वो क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें उनका विचार है कि पूर्ण वस्तुगता संभव है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का माना गया है? प्रत्यक्ष समायोजन का कौन सा तरीका माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें देखो दोस्तों, इस प्रश्न का संबंध की शिक्षा किसे दी जाए? इस प्रश्न का संबंध की शिक्षा किसी दी जाए? अलंघनीय रूप से जुड़ा है। तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है दोस्तों किससे? तो देखो शिक्षा के उद्देश्य से, सरकार के स्वरूप से, समाज के दर्शन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी से। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? कौन सी विधि शिक्षण कराने में नवीनता आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खेल विधि से। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे नवीनता व्यक्ति में रुचि उत्पन्न कराती है। क्या कराती है? रुचि उत्पन्न कराती है नवीनता। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण की वैधता के लिए सर्वोत्तम मानदंड कौन सा होगा? एक मानकीकृत परीक्षण की वैधता के लिए सर्वोत्तम मानदंड कौन सा होगा? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इससे प्राप्त समंकों तथा अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण के आधार पर प्राप्त ग्रेड में सह संबंध। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है जन्म से 2 वर्ष। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने संबंधी सर्वोच्च संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने संबंधी सर्वोच्च संस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों CBSE। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, करके सीखना अधिक उपयोगी है। करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, निम्न में से किस विषय के अध्यापन हेतु व्याख्यान प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है? निम्न में से किस विषय के अध्ययन हेतु व्याख्यान प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इतिहास। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें अवलोकन और यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका है वो सर्वोपरि मानी जाती है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा कहलाती है। तो 6 से 10 तक की शिक्षा है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? तो वो है मनोवैज्ञानिक के रूप में। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में PTT का अर्थ है। शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में PTT का अर्थ है तो वो अर्थ क्या है? तो वो है दोस्तों प्री टेस्टिंग फॉर टीचर ट्रेनिंग और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता है वो क्या नहीं है? तो देखो चिंतन प्रक्रिया है वो शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शिष्यावस्था की विशेषता क्या हो जाएगी? तो देखो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। यानी कि इसमें ए, बी और सी ये तीनों सही है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मुख्य विशेषता क्या नहीं है पूछा है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों व्याख्यान विधि। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है वो कौन सी है? वो है दोस्तों प्रश्नावली। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था से विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा गया है। ठीक है, तो किसने कहा है कि बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोस ने। किसने कहा है? रोस ने कहा है दोस्तों। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न है, अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें क्लार्क हल। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो दोस्तों जन्मजात प्रेरक है वो आदत नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है वो विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो देखो विकास सामान्य की ओर होता है। विकास सामान्य की ओर होता है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में भी साथ साथ चलना चाहिए। तो क्या चलना चाहिए दोस्तों साथ साथ? तो वो है अशाब्दिक विचार संप्रेक्षण।
ये भी साथ साथ चलना चाहिए। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। तो देखो, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है पाठ्यक्रम निर्माण में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने 30 क्वेश्चन है बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के हो गए हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। आगे देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से करण है। तो करण है वो क्या है? करण दोस्तों एक जीव है। क्या है? जीव। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करण है वो क्या है? एक जीव है। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न, पराकाष्ठा शब्द में कुल कितनी ध्वनियां, पराकाष्ठा शब्द में कुल कितनी ध्वनियों या कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? तो कितनी ध्वनि या कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 ध्वनि या वर्णों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब पराकाष्ठा के अंदर कैसे? तो यहाँ पे देखो, इसको तोड़ दो, अच्छी तरह से तोड़ दो दोस्तों। कैसे तोड़ेंगे पराकाष्ठा को? तो पै प्लस ये पै आधा है। ठीक है, पै प्लस ए प्लस आधा रे प्लस आ प्लस आधा कै प्लस आ प्लस षटकोण वाला से आधा प्लस ठ आधा प्लस आ। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए दोस्तों। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में असमूहित उच्चारण वाला वर्ण है। असमूहित उच्चारण वाला वर्ण है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे स। स है वो असमूहित उच्चारण वाला वर्ण है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है, स्थिति का बोध होता है, यानी कि इसमें तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा वो है, राजा ने याचक को धन दिया। ठीक है, इसमें दोस्तों द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, 6 नंबर प्रश्न है, बालक शोर सुनकर जाग गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? बालक शोर सुनकर जाग गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों बादल यहाँ पे दे रखा है, तो बादल का कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वारिज है, ठीक है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो अम्बुद, जलधार, मेघ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, जीवन में मृत्यु वैसी है जैसे बिजली हो गन में। जीवन में मृत्यु वैसी है जैसे बिजली हो गन में, उक्ति का अभिप्राय क्या है? तो इस उक्ति का अभिप्राय है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जिंदगी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो यहाँ पे सुशील का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? सुशील का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों दुशील। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो सही वाक्य का अपने को यहाँ पे चयन करना है। तो देखो, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये वाक्य है यहाँ पे, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब देखो 11 से 14 प्रश्न तक अपने को इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। अब चलो मैं आपको गद्यांश पढ़ के बता देता हूँ। गद्यांश बड़ा है, तो देखो हमारे ध्यान से सुनना।
ठीक है, सुनना है आपको ध्यान से। हमारे इतिहास के अध्ययन में यह दर्शाया है कि जीवन प्राय बहुत क्रूर और कठोर है। इसके लिए उत्तेजित होना या लोगों को पूरी तरह दोषी ठहराना मूर्खता है। ठीक है, और उसका कोई लाभ नहीं है। गरीबी, दुख और शोषण के कारणों को समझने और उनको पूरा करने के प्रयत्नों में ही समझदारी है। यदि हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं और घटनाओं की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो हम अवश्य कष्ट पाते हैं। भारत इस तरह से पीछे रह गया, यह कुछ प्राचीन रह गया, इससे समाज में पुरातन परंपरा को धारण कर लिया है। इसके सामाजिक ढांचे ने अपने जीवन और शक्ति को खो दिया है और यह निष्क्रिय होने लगा। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि भारत ने कष्ट पाया। अंग्रेज इसका कारण रहे हैं। यदि अंग्रेज ऐसा न करते तो शायद कोई और लोग ऐसा करते, परंतु अंग्रेजों ने भारत का एक बहुत बड़ा हित किया है। उसके नए और हष्टपुष्ट जीवन के प्रभाव ने भारत को हिला दिया है और उनमें राजनीतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई है। शायद यह बहुत बड़ा दुखदाई था कि प्राचीन देश और लोगों में जनजीवन लाने की आवश्यकता थी। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना और तत्कालीन पश्चिमी विचारों से लोगों को परिचित कराना था। एक नया वर्ग बनने लगा। अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में संख्या कम और लोगों से कटा हुआ, ठीक है, परंतु जिसके भाग्य में नए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व था, यह वर्ग पहले इंग्लैंड और अंग्रेजी स्वतंत्रता के विचारों का पूरी तरह प्रशंसक था। तभी ही लोग स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के बारे में बात करते रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो मैं प्रश्न में लेके चलता हूँ डायरेक्ट। देखो, इस अवतरण से पता चलता है कि इस अवतरण से दोस्तों अपने को क्या पता चलता है, तो देखो वह भारत पर ब्रिटिश प्रभाव का परीक्षण निष्पक्षता से करता है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो लेखक कहता है कि पश्चिमी विचारों ने मार्ग प्रशस्त किया है। लेखक कहता है कि पश्चिमी विचारों ने मार्ग प्रशस्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है हिंदू धर्म में सुधार का। डी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व की पहचान की जाती थी। राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व की पहचान की जाती थी, तो वो है दोस्तों विभिन्न धर्मों के समीकरण से। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, यह अंग्रेजों द्वारा भारत को दिए गए महान लाभों में से एक नहीं है। यह अंग्रेजों द्वारा भारत को दिए गए महान लाभों में से एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसने रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो कौन से वाक्य में अशुद्ध प्रयोग हुआ है सर्वनाम का, तो देखो मैं तेरे को एक घोड़ी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनो क्या तुमने यह खबर सुनी, गांधी जी जो राष्ट्रीय पिता थे उनका निधन हो गया, शोक महाशोक। उपयुक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अर्धविराम का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग है वो नहीं हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम, उद्धरण और विस्मयादिबोधक इनका प्रयोग हुआ है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों भूतकाल के आप देख सकते हैं कि कितने भेद हुए हैं, तो दोस्तों 6 भेद होते हैं किसके, भूतकाल के। ठीक है, कौन कौन से, तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 भूतकाल के भेद होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका था, वाक्य में काल है, तो इस वाक्य में कौन सा काल है, तो वो है पूर्ण भूतकाल, यानी कि ये कार्य है वो इसने पूरा कर लिया था, यानी कि मैं खाना खा चुका था। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस विकल्प में आसन्न भूतकालिक क्रिया
प्रयुक्त हुई है? तो आसन्न भूतकालिक क्रिया है वो किस में प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पे दोस्तों देखो मदन जयपुर गया है, मदन जयपुर गया है, ये दोस्तों आसन्न भूतकालिक क्रिया है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो वो है दोस्तों कितन प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न का पर्यायवाची नहीं है, जो निम्न का पर्यायवाची नहीं है। तो ये है दोस्तों देखो खामोश, खामोश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है शांत, ये इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों शांत है। नीरव, नीरस, मौन, ये खामोश का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। सॉरी यहाँ पे देखिए दोस्तों, खामोश का मतलब क्या होता है? चुप रहना। ठीक है, तो यहाँ पे नीरव, मौन और शांत है। ठीक है, ये दोस्तों खामोश के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे नीरस, नीरस इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें देखो निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि का कौन सा सही समास है? तो वो है अवयवी भाव समास है, वो दोस्तों यथाविधि में समास होगा। तो इसका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो विधि के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये इसमें अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण है वो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब। ठीक है, यह, र, ल, व, ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे ब है, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, इनमें सही अर्थ का चयन कीजिए। तो देखो, जो श्रम की राहों का राही बन जाता है, हर सिद्धि उसी के पाँवों से बंध जाती है, हर सिद्धि उसी के पाँवों से बंध जाती है। तो ये दोस्तों इसका 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, तो अपने को सही अर्थ का अपने को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? वो है परिश्रम। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, धनंजय शब्द में समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों धनंजय शब्द में? तो वो है दोस्तों अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा? अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? धनम, यानी कि धन शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप, इसको अपन धनम लिखा हुआ है, अतः इसमें दोस्तों अलग तत्पुरुष समास माना जाएगा। आगे चलते हैं, ये संस्कृत का है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भागम भाग में समास होगा। तो दोस्तों भागम भाग में कौन सा समास होगा? तो इसमें अवयवी भाव समास होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे भागना क्रिया की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दोस्तों प्रथम कर्मधारय समास में प्रथम पद है। ठीक है, यहाँ यानी कि परपद। ठीक है, परपद है, ये प्रधान होता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कर्मधारय समास में द्वितीय पद, या जिसको अपन बोल सकते हैं उत्तर पद, या इसको अपन परपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको द्वितीय पद भी बोल सकते हैं परपद को, और उत्तर पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। उक्ति का भावार्थ क्या है? तो उक्ति का भावार्थ है वो दोस्तों क्या है? तो वो है ज्ञानी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में यदि कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को चयनित कीजिए या चिन्हित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों,
कल जो आदमी अपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो यहाँ पे देखो अपने, ठीक है, अपने नहीं आएगा, इसमें आपने आएगा, ठीक है। तो पहले में गलत हो जाएगा, तो पहला अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, डंडा शब्द है। तो दोस्तों ये डंडा शब्द है वो क्या है? तो वो है दोस्तों देशज शब्द। देशज शब्द है ये डंडा शब्द। आगे देखिए, अब दोस्तों अपन गणित के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अपन गणित के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है वो अपन गणित के देखेंगे। भाषा सेकंड है वो आपको चूज करनी है कि आप कौन सी चूज कर सकते हैं, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में से आपको एक चूज करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अब मैथ के क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई 25 सेमी, 30 सेमी और 35 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, S बराबर 25 प्लस 30 प्लस 35, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बटे 2, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएगा दोस्तों टोटल काट पीट के, तो वो है 45। कितने आ जाएंगे? 45। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसके अंदर रूट 45 इंटू 20 इंटू 15 इंटू 10, इसको अपन काट पीट लेंगे और फिर रूट निकालेंगे इसका, तो 367.42 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेमी है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण होगा। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा विकर्ण पूछा है, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण कितना दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है दोस्तों, वो है 25 इंटू डी, ठीक है, 25 इंटू डी। और यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो वो है दोस्तों 500, ठीक है। अब इसको काट लोगे आप तो डी बराबर आ जाएगा 40 सेमी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से 2 गुना है। यदि उसके आधार की लंबाई 20 सेमी हो तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? तो देखो, माना इस त्रिभुज की ऊंचाई है अपने पास कितनी, h, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू 12 इंटू 15, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब अपन इसको काट लेंगे, ठीक है। इसको भी अगर काटेंगे और एक सूत्र और लगेगा, या इसमें देखो दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल इस त्रिभुज से के क्षेत्रफल से 2 गुना है, यानी कि इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जिसकी आधार की लंबाई 20 सेमी है, यानी कि 1/2 इंटू 20 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को h ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 18 सेमी, ठीक है। आप काट लोगे इसको तो इसका राइट आंसर 18 सेमी आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 4 नंबर का प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1350 रुपये है। इसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा? इसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 9600 रुपये, ठीक है। तो इसका कैसे, तो पहले अपन खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक 1350 यहाँ पे दे रखा है कुल खर्च, और फसल कितनी रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो 150, तो भाग दे लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 9 हेक्टेयर आ जाएगा। 9 हेक्टेयर यानी कि दोस्तों इसमें कितना हो गया, 90,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर आ गया 300। अगर अपन इसका रूट निकालते हैं तो अपने कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा दोस्तों। ए बराबर कितना आ गया 300। अब इसका परिमाप निकालना है तो 300 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 1200, ठीक है। और बाढ़ का खर्च कितना आ रहा है 8 रुपये, तो 1200 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा 9600 रुपये। तो ये इसका सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 नंबर प्रश्न है, एक कमरा 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर
0.6 इंटू 0.5 मीटर के पत्थरों को लगाना है तो इसमें कितने पत्थर लगेंगे। तो यानी कि पत्थरों की संख्या 40 इंटू 15 बटे दोस्तों यहाँ पे फर्श पर कितने मीटर के लगाने हैं तो 0.6 इंटू 0.5। ठीक है, तो अब अपन इसको काट लेंगे, तो इसको काटेंगे तो अपना 2000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेमी लंबी है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल अपने को यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वर्त की त्रिज्या अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक भुजा 28 सेमी लंबी है, तो यानी कि इसका आधा हो जाएगा, तो अपनी आर है वो कितनी आ जाएगी 14 सेमी। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो 22/7 यानी कि पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, काट लो तो ये 2 बार कट गया, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 कितने होते हैं तो दोस्तों 616। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार कमरे और वर्गाकार कमरे दोनों की परिमिति 160 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 मीटर अधिक है, आयताकार कमरे की लंबाई कितनी है। तो आयताकार कमरे की जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने को वर्ग का परिमाप निकालना है, उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, फिर आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 50 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है, इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा पाई 57, यहाँ पे देखो 50 मीटर और 7 मीटर। ठीक है, तो 57 का स्क्वायर माइनस 50 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया तो 7 आ गया। ठीक, कितना आ गया 7, और इन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो कितना 107। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इंटू 107 काट लेंगे, तो 22 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 107 कितने होते हैं तो 2354 मीटर स्क्वायर। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, एक बस के पहिए का व्यास है वो 2.1 मीटर है, यदि बस 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चक्रों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे तो 79.2 इंटू 5/18 इंटू 60। ठीक है, तो अपने को पहले यहाँ इसको मिनट में चेंज करना है 79.2 को। ठीक है, बटे में देखो दोस्तों 2 पाई आर, तो यहाँ पे अपने को आर निकालेंगे कैसे तो 2 पाई आर सीधा सा है, यहाँ पे 2.1 दे रखा है, या तो 10.5 कर लो या इसको ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, जैसे 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1/2। ठीक है, तो इसको अपन काटा पीटी करेंगे तो अपना 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 200 चक्कर लगेंगे 1 मिनट में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, कोस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा बटे के अंदर देखो कोस 9 थीटा माइनस साइन 9 थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर वो है दोस्तों इसमें tan 54 आएगा, tan 54 डिग्री। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, एक थैली में 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं जो क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में है, यदि थैली में कुल रुपये 216 है तो थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी। तो थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो दोस्तों कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये। ठीक है, तो अनुपात यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 4 5 और 6, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 रुपये फिर 2 रुपये फिर 1 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात दे रखा है दोस्तों कितना
4, 5 और 6। अब दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। इसको 6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इसको 5 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 20 + 10 + 6 यानी कि 36 हो गया। यानी कि 36 इकाई बराबर कितने हो गए 216। ठीक है, यानी कि 1 इकाई बराबर कितने हो गए तो 6। तो 5 रुपए के सिक्के अपने को ज्ञात करने हैं, उनकी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 5 रुपए के सिक्के, तो यानी कि 6 और 5 रुपए के का अनुपात कितना है 4। तो 6 × 4 यानी कि 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x + y अनुपात x + z अनुपात z + x बराबर 2:3:4 है। तो x + y + z 27 हो तो z कितना होगा। ठीक है, तो z दोस्तों यहाँ पे 15 होगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, 3 ऐसी संख्याएं प्रेरित करो जिनका अनुपात 4:5:6 हो, तो उनके वर्गों का योग 1232 हो। ठीक है, 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन सभी के अंदर 4, 5, 6 का भाग है वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, उनके वर्गों का योगफल। तो आप दोस्तों इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि इनके वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों का स्क्वायर करके ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में भी वर्ग आपको आता है तो आप इसको 2 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। 16 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना होता है और 24 का वर्ग कितना होता है। तो इन टोटल करोगे आप तो इसका आ जाएगा 1232। ठीक है, और इनका अनुपात भी अगर आप देखोगे तो 4, 5, 6 आ जाएगा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। इसमें देखो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, दो को, ठीक है यही होगा सी नंबर का ऑप्शन। देखो 3 संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या होगी, तो यहाँ पे पहली संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो a/b कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, और b/c का कितना दे रखा है तो 5:8। ठीक है, तो इसका अनुपात निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो है 10:15:24। ठीक है, तो यहाँ पे 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, 50 का कितने प्रतिशत 2 सही 1/4 + 1/4 है। तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों 5%। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का प्रमुख कार्य है। तो ये मूल्यांकन का जो प्रमुख कार्य है वो दोस्तों मानक संदर्भित, निष्कर्ष संदर्भित, देते प्रयोजन। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग दोस्तों किसका किया जाता है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का उदाहरण है। तो व्यवहारिक गणित का उदाहरण है वो दोस्तों बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना। नेक्स्ट है, गणित का प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कैसा स्थान है। गणित का प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कैसा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विशिष्ट। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में भी गणित विषय को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का अनुभव क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है तो दोस्तों देखो, बालकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बालकों के गणित पाठ्यक्रम को निर्मित करने के लिए, बालकों का सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत को अनुसरण करती है। तो कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत को अनुसरण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयोगशाला विधि, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, एक अशिक्षित दक्ष कारीगर है, उससे एक समतल वृत्ताकार छलनी की गोंठ लगानी है। वह इस छलनी को 3 बार उलटकर उससे थोड़ी अधिक लंबाई की गोंठ लेता है।
यह गोट छलनी पर पूरी तरह लग जाती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस ज्ञान का उपयोग लिया गया है? तो वो है दोस्तों केवल वर्त की परिधि का ज्ञान लिया गया है। इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि में किस विधि में शिक्षक गणित अध्ययन के दौरान सूक्ष्म से स्थूल की ओर सुक्ति का पालन करता है? तो वो है दोस्तों इसमें निगमन विधि का। ठीक है। नेक्स्ट है, छात्र रेखा गणितीय आकृतियों को खींच सकेंगे किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये कौन से उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनोक्रियात्मक उद्देश्य से। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, किसी वर्त के व्यास में यदि 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो पहले भी किया चुका है। तो देखो 100 इस कैसे निकालेंगे? तो 100 + 100 + 100 × 100 बटे 100। ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 + 100 यानी कि 200 + 100 यानी कि 300% की इसमें वृद्धि होगी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उस वर्ग की परिमाप क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि 2π है? जिसकी परिधि 2π है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो वर्ग की परिधि कितनी होती है? 2πr। ठीक है। तो 2π = r यानी कि r बराबर क्या हो जाएगी? 1 इकाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो πr²। तो यहाँ पे r बराबर क्या दे रखा है? 1 यानी कि π1²। तो पाई की वर्ग इकाई। तो इसका राइट आंसर इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों 4√π। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? तो x - 270 बराबर x × 10/100 बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय का उदाहरण सिद्ध करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उदाहरण सिद्ध करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सार्वभौमिकता को। नेक्स्ट है, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। उसे कुल कितने रुपयों का लाभ होता है? तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखो माना कि क्रय मूल्य अपने पास कितना है? 100 रुपये। ठीक है। 13% लाभ यानी कि वस्तु कितने की हो गई? विक्रय मूल्य कितने का हो गया? 113 का। एक तो 113 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 22,600। यानी कि 22,600 में अपन 113 का भाग देंगे तो दोस्तों एक इकाई बराबर कितनी आ जाएगी? 200 की। ठीक है। तो 13 × 200 यानी कि 2600 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 30 नंबर प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपये है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो डायग्राम बनेगा दोस्तों ये वाला। ठीक है। ये एच है और ये यहाँ पे दे रखी है अपने को कितनी? 40 मीटर। ठीक है। और ये अपने को यहाँ पे एक्स है। तो अब अपन को निकालना है कि समान भुजाओं की लंबाई। ठीक है। तो 20√2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों ये समीकरण दिया गया है। ठीक है। तो इस समीकरण को छोड़ दो आप इसको। ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है वो सही है? तो देखो इसमें ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है, ये कथन है, ये बिल्कुल सही है। इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो वो है दोस्तों बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो वो है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्नलिखित द्वारा बनता है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्नलिखित द्वारा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? तो किसका दिमाग था? तो वो दोस्तों बिस्मार्क का दिमाग था। नेक्स्ट है, बर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी है। तो इसकी राजधानी क्या है? वो है नेपाइडो। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों डेकेटोबा ब्राजील, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें देखो, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन में नमी तत्व है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रक्त लाल कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें देखो, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूर्य प्रकाश। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो, ओमनिवोरस का क्या अर्थ है? तो ओमनिवोरस का क्या अर्थ है? तो वो है दोस्तों वे जो पौधे और मांस खाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है हीलियम। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों गुरुत्व पृथक्करण का। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक किसान दानों को भूस से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो वह दोस्तों थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, 19 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो वो है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है? तो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टार्च। नेक्स्ट है, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो वो दोस्तों पैरासाइट कहलाते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक चीज को रुक्षांश यानी कि रफेज नहीं प्रदान करता वह है? तो वह दोस्तों पोषक तत्व है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? तो कौन सा पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कास्टिक सोडा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न, ओजोन में होती है? तो दोस्तों ओजोन में क्या होती है? तो वो है दोस्तों केवल ऑक्सीजन होती है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, फियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी तो कितनी होगी? तो दोस्तों 8 होगी। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो वो है 119वां स्थान है। नेक्स्ट है, 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ अवस्थित है? तो दांतेवाड़ है वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेशक किया जाता है
किसमें किसमें निवेश किया जाता है? तो दोस्तों देखो, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, इसमें देखो आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है, आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है, तो ये दोस्तों वायु की नमी से, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज का अपना जो मॉडल पेपर नंबर 5 के, ठीक है, ये 150 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको भाषा सेकंड संस्कृत या इंग्लिश चूज करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।